नमस्कार। मैं डॉक्टर DS चौहान। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं और इसमें हम भारत का फिजिकल डिवीजन पढ़ रहे थे और हिमालय पर्वत जो है उत्तर का विशाल पर्वतीय प्रदेश, उसकी हम बात इस पे कर रहे थे। और तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हिमालय की प्रमुख श्रेणियां कौन सी हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, विश्व के प्रमुख ऊंची ऊंची चोटियां कौन सी हैं, दर्रे कौन से हैं। तो ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। अब हिमालय से संबंधित कुछ और तथ्य इसमें बाचे हुए हैं, वो हम पढ़ते हैं। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं हिमालय के प्रादेशिक विभाग विभाग कितने हैं, यानी कि रीजनल डिविजन्स ऑफ हिमालय। और लास्ट में हम थोड़ी हिमालय की इम्पोर्टेंस पर भी बात करेंगे कि भारत हमारे लिए, भारत के लिए हिमालय कितना महत्वपूर्ण है। तो आप मेरा ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। मैं अंत में आपके लिए कुछ प्रश्न भी लेकर आऊंगा, उसके आंसर आप देंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं आपसे। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे हिमालय का रीजनल विभाजन या रीजनल डिविजन्स ऑफ हिमालय। पहले हमने हिमालय को पढ़ा था श्रेणियों के आधार पर, यानी कि उसका भौगोलिक वर्गीकरण किया था पहले हमने। और वो जो भौगोलिक वर्गीकरण किया था उसमें हमने देखा था कि हिमालय इस तरह की रेंज है, पतले पतली श्रेणियां हैं। 3 श्रेणियां तो 2500 किलोमीटर तक लंबी है और एक छोटी श्रेणी और है। अब हम यहाँ जो विभाजन कर रहे हैं वो रीजन के हिसाब से हम विभाजन कर रहे हैं। और ये जो विभाजन किया जाता है इसमें नदियों को आधार बनाया गया है। नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण किया गया है। अब अगर हम देखें तो यहाँ नंगा पर्वत है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था। वहां से हिमालय शुरू होकर के यहाँ नामचा बरवा तक उसको हिमालय कहते हैं। तो अब इस हिमालयन रीजन को हम अलग अलग प्रदेशों में बांटेंगे और उसमें नदियों के हिसाब से। तो यहाँ मैं आपको संक्षिप्त में कुछ नदियां बता रहा हूँ। वैसे हम नदियों वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें डिटेल में इन सब नदियों के बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी यहाँ ध्यान से देखिए आप, ये जो हिस्सा है तिब्बत का, ये नदियों की उद्गम स्थल के हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहीं से सिंधु नदी निकल कर इस तरह बहती है, यहीं से सतलुज रिवर इस तरह से बहती है। गंगा और यमुना भी लगभग इसके आसपास से ही निकलती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से निकलकर इस तरह से बहती है। तो ये नदियों का उद्गम स्थल है। अब ये जो नदियां इधर से निकलती है, तो ये जो रीजनल डिवीजन है वो नदियों को आधार मान के ही किया गया है। अब यहाँ देखिए आप, ये सिंधु नदी है, ये सतलुज नदी है, यहाँ पर काली नदी है, यहाँ तिस्ता नदी है और ये ब्रह्मपुत्र नदी है। बस इन नदियों के हिसाब से ही इसको विभाजित किया गया है। कैसे किया गया है वो इस टेबल में आप देखिए। हिमालय को 4 प्रादेशिक भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है पंजाब या हिमाचल हिमालय। ये जो रीजन है उसको हम पंजाब या हिमाचल हिमालय कहते हैं। और इसको ये जो रीजन है वो सिंधु और सतलज नदी के बीच में लगभग 550 किलोमीटर लंबा होगा। तो ये सिंधु नदी देखिए और ये सतलुज, इन दोनों नदियों के बीच का ये जो भूभाग है इसको हम कहते हैं पंजाब हिमालय। इसी तरह से दूसरा देखिए कुमायूं हिमालय, ये सतलुज और काली नदी को शारदा नदी भी कहते हैं। तो ये सतलुज हो गई और ये काली हो गई, इसके बीच वाले इस हिस्से को हम कहते हैं कुमायूं हिमालय। तीसरा काली से तिस्ता नदी तक नेपाल हिमालय, काली से तिस्ता नेपाल, क्योंकि वो आगे वाला पूरा हिस्सा नेपाल में है इसलिए इसको हम नेपाल हिमालय कहते हैं। इसकी जो लंबाई है वो 800 किलोमीटर है, यानी कि रीजनल डिवीजन में सबसे लंबा जो पोर्शन है वो नेपाल हिमालय का है। जबकि कुमायूं हिमालय का पोर्शन सबसे छोटा है, इतना सा ही हिस्सा है, वो 320 किलोमीटर ही है। तीस्ता नदी से आगे ब्रह्मपुत्र नदी तक, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र तक, इसको असम हिमालय कहा जाता है और ये लगभग 750 किलोमीटर लंबा होगा। तो इस तरह से आप देखिए कि हर टुकड़ा जो किया गया है वो नदियों के हिसाब से किया गया है। अब यहाँ आप ध्यान से रेड जो लाइनें हैं उनसे आप देख सकते हो, ये सिंधु सतलुज क्या कहेंगे, पंजाब हिमालय, हिमाचल हिमालय भी कह सकते हैं। ये सिंधु, ये काली, इसके बीच में कुमायूं हिमालय, फिर ये काली और ये तिस्ता, इनके बीच में नेपाल हिमालय, और ये तिस्ता और ये ब्रह्मपुत्र, इनके बीच में असम हिमालय। इस तरह से अगर हम इस तरह से देखें तो सबसे ऊंचा जो पोर्शन है वो नेपाल हिमालय में पड़ता है, क्योंकि आपने पहले देखा कि पिछले वीडियो में कि जो माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, वो सारी चोटियां यहाँ पर हैं इस तरह से। तो ये हिस्सा थोड़ा ऊंचा है। वैसे जनरली हमने पहले भी कहा कि हिमालय की ऊंचाई और चौड़ाई इस तरफ ज्यादा है, धीरे 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 कम होती जाती है, वो एक जनरल बात है, सामान्य बात है। तो इस तरह से ये हिमालय को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। सवाल ये भी है कि ये किसने किया था। तो इसका आंसर है, इसका ये जो वर्गीकरण है, प्रादेशिक वर्गीकरण, ये सिडनी बुराड ने किया है।
ये सर्वेयर जनरल थे भारत के 1911 से 1919 तक। तो इन्होंने इस भारत को इन नदियों के आधार पर अलग अलग टुकड़े करके ये 4 भाग जो है वो हमारे सामने रखे। अगर आप इस मैप में देखना चाहें तो ये बहुत क्लियरली आपको नजर आएगा। ये जो पोर्शन है ये पंजाब हिमालय के नाम से, ये कुमायूं हिमालय के नाम से छोटा रीजन है, ये नेपाल हिमालय सबसे लंबा पोर्शन है इसका, और ये असम हिमालय। तो यहाँ नंगा पर्वत से लेके ये नामचा बरवा के बीच जितना भी हिमालयन रीजन है, उस पूरे हिमालयन रीजन को इस तरह से 4 भागों में सिडनी बुराड़ महोदय ने बांट लिया था। बाकी सारी विशेषताएं वैसी ही है जैसी हमने उसकी श्रेणियों में भी पढ़ी थी। अब हम इस टॉपिक में हिमालय से संबंधित अंतिम बात करते हैं, वो है इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालय। भारत में हिमालय का क्या महत्व है। तो उसके कई सारे पॉइंट है, हम एक एक पॉइंट यहाँ चर्चा करते हैं संक्षिप्त में। सबसे पहला जलवायु नियंत्रक है। और जब मैंने भारत का इम्पोर्टेंस आपको बताया था अगले वीडियोस में, तब भी मैंने कहा था आपको कि ये भारत की जलवायु के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे? एक तो मैंने उस वीडियो में आपको कहा था कि साइबेरिया से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं शीतकाल में, उनको ये उधर ही रोक लेता, इधर नहीं आने देता। अगर ये नहीं होता तो हवाएं सीधी पहुंचकर उत्तर भारत में बहुत कड़ाके की ठंड पड़ सकती थी, पर ऐसा नहीं होता, कारण ये हिमालय है। दूसरा, अगर हम यहाँ से मानसून की बात करें तो मानसून ये नॉर्थ ईस्ट में से आगे बढ़ता है। अब यही पर्वत है हिमालय जिसकी वजह से वो मानसून यहाँ रुक जाता है, फिर भारत में बारिश होती है। अदरवाइज तो वो मानसून आगे की तरफ निकल जाता। तो भारत में जितनी भी बारिश होती है उसमें हिमालय का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल हिमालय का बनता है। तो दूसरी चीज ये भी है कि हाइट ज्यादा होने की वजह से ये ठंडा रहता है, ऊंचाई ज्यादा रहती है, तो गर्मी में जो आसपास वाला रीजन है और उसकी जो जलवायु है वो भी थोड़ी कंट्रोल में रहती है, ठंडी हवाएं भी चलती है। सर्दियों में भी वहां जब बर्फबारी होती है तो ठंडी हवाएं भारत की तरफ पहुंचती है। दूसरा, अगर हम देखें कि हिमालय से भारत में सबसे ज्यादा नदियां निकलती हैं, उद्गम स्थल है उनका, क्योंकि हाइट पर है और बर्फ है ऊपर, तो वो हमेशा उसके ऊपर बर्फ छाई रहती है। और मुख्यतः हम ग्रेटर हिमालय को देखें वो तो हमेशा बर्फ से ढका रहता है, तो उसके ऊपर से जितने भी बर्फ है वो पिघल कर नीचे की तरफ आती है और नदियां बनती है। इसीलिए इस हिमालय के ऊपर जितने भी ग्लेशियर्स हैं, उन ग्लेशियर्स को हम क्या कहते हैं? वाटर टावर ऑफ एशिया। एशिया के जल स्रोत हैं ये, क्योंकि वहीं से वो नदियां सारी, जैसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सारी नदियां कहाँ से निकल रही हैं? इनकी सहायक नदियां, और ये सारी वहां से निकल रही है। हजारों नदियां निकलती है इस पूरे हिमालयन रीजन से। तो ये सारी नदियां, फिर गंगा नदी देखिए कि पूरे इस भारत की जनसंख्या को अपनी सेवा देती है। ब्रह्मपुत्र नदी देखिए, सिंधु नदी भी, सतलुज भी, तो ये सारी नदियां वहां से पानी लेके आती है। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैदानों का निर्माण की अगर हम बात करेंगे तो आगे हम गंगा का मैदान पढ़ने वाले हैं, तब मैं आपको बताऊंगा कि ये गंगा का मैदान भी एक गड्ढा था जिसको हिमालय से आने वाली नदियों ने ही भरा है। तो वो मिट्टी सारी जो यहाँ आके बिछी हुई है, ये सारी मिट्टी ये हिमालय से ही आई है। तो इन मैदानों के निर्माण में भी हिमालय का बहुत बड़ा रोल है। जैविक संसाधनों की हम बात करेंगे तो इसमें चाहे वनस्पति की बात हो, जीवों की बात हो, एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट की भी बात हो, बहुत ही समृद्ध क्षेत्र है ये जैव विविधता के हिसाब से अगर हम देखें तो। और सेवन सिस्टर के ये जो हिस्से हैं वो, और ये जो हिल स्टेशन हैं, ऊंची सारी श्रेणियां, बहुत डेंस वेजिटेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो सेवन सिस्टर वाला हिस्सा है, इसको तो यूनेस्को ने बायोडायवर्सिटी के हिसाब से विश्व विरासत भी, विश्व धरोहर भी घोषित किया है। तो इस तरह से हम देखें, या हॉट स्पॉट कह सकते हैं, हॉट स्पॉट रीजन है बायोडायवर्सिटी के हिसाब से, जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र हम कह सकते हैं। तो इसमें भी हिमालय का भारत में बहुत बड़ा रोल है। अगर हम व्यापारिक खेती की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर से शुरू करते हैं। इसमें एप्पल की खेती की बात हो, केसर की खेती की बात हो, ड्राई फ्रूट्स की बात हो, फूलों की खेती की बात हो, यूनिक है। मतलब पूरे पूरे भारत ही नहीं, विश्व के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र बनता है इन सब चीजों के लिए। इसी तरह से हम देखें तो असम के अंदर चाय की खेती वगैरह भी की जाती है, जो इसके ढाल हैं उनके ऊपर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है पूरा, खेती के हिसाब से भी अगर हम देखें। इसके अलावा जो सामान्य फसलें वो तो सारी उगती ही है। चारागाह, आपको याद होगा, मैंने गुलमर्ग, सोनमर्ग की बात की थी, बुग्याल, पयार। तो ये जो चारागाह है वो सारे विकसित इन इन पर्वतों के ढालों पर होते हैं, और मुख्यतः लघु हिमालय के जो ढाल हैं उनके ऊपर ये चारागाह विकसित होते हैं। तो यहाँ पर जो लोकल जनजातियां हैं, जिसमें बकरवाल है, गुज्जर है, भूटिया है, इस तरह की जो जनजातियां यहाँ पर रहती हैं, वो सारी जनजातियां यहाँ पर अपने पशुओं को चराने का काम करती है।
साथ ही हम जल विद्युत की बात करें तो भारत में जल विद्युत उत्पादन की सबसे ज्यादा संभावना हिमालय में ही है। कारण यह है कि एक तो नदियां हाइट से नीचे की तरफ उतरती है तो वो नेचुरली स्लोप मिलता है, पानी ऊपर से नीचे की तरफ आता है, तो वहां हम छोटे छोटे स्ट्रक्चर बना के टरबाइन पे और पानी को गिरा के बिजली बना सकते हैं। दूसरी चीज ये भी है कि यहाँ बिजली बनाने के लिए कोई बड़े बांध बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि पानी साल भर आता रहता है। बड़े बांध बनाकर हम बिजली वहां बनाते हैं जहाँ पानी साल भर नहीं मिलता, तो फिर हम बाकी हिस्से, साल के बाकी हिस्से के लिए पानी को पीछे स्टोर कर लेते हैं, फिर बिजली बनाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसी नीड नहीं है क्योंकि पानी लगातार आता रहता है, तो आपको बड़ा बांध बना के फिर उसको पीछे पानी स्टोर करके जल विद्युत उत्पादन करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। तो छोटे छोटे स्ट्रक्चर बना के जो आवश्यक हो हम जल विद्युत उत्पादन कर सकते हैं। और ये सबसे बड़ा संभावना वाला क्षेत्र है हिमालय भारत के अंदर। अगला पर्यटन। मैंने आपको पहले हिल स्टेशन की बात कही है, कुछ हिल स्टेशन अगले वीडियो में बताए भी थे आपको मैंने। तो आप यहाँ पर देखिए, पर्यटन के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, कितने नाम आप गिना सकते हो। और पूरे इस पर्वतीय क्षेत्र को देखने के लिए, पर्वत ही नहीं, इसके अंदर कई सारे धार्मिक महत्व भी हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, हरिद्वार, ऐसे बहुत सारे, वैष्णो देवी की अगर हम बात करें तो ऐसी बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस हैं जो धार्मिक भी हैं, सांस्कृतिक भी हैं, ज्योग्राफिकल भी हैं। कई सारे पार्क हैं, नेशनल पार्क हैं। तो ये सारी जो बर्फ को देखने की बात है, तो पर्यटन दुनिया भर के पर्यटकों के आकर्षण का ये केंद्र है। और इस पूरे पहाड़ी रीजन में जो लोगों की इनकम है उसको सुदृढ़ करने में पर्यटन का बहुत बड़ा रोल है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हिमालय के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो कहीं ना कहीं पर्यटन से ही जुड़े हुए हैं। अगर हम देखें उनके काम में, उनके उस पूरे जीवन शैली को अगर हम देखें तो। नेक्स्ट इसका एक महत्व ये भी है कि ये प्राकृतिक सीमा है, एक नेचुरल बाउंड्री है। कोई शक नहीं, बिल्कुल है नेचुरल बाउंड्री। और इतिहास में भी एक नेचुरल बाउंड्री रही है। जो लोग इस भारत में आए भी हैं बाहर से, तो वो किसी न किसी दर्रे से होकर ही आए हैं, लेकिन ये एक नेचुरल बाउंड्री का काम इसने जरूर किया है। और आज भी ये हमें शेष एशिया से बिल्कुल अलग थलग करके रखता है। और आज हम वर्तमान में अगर देखें, हवाई युग है तो कोई कहीं से भी आ सकता है, लेकिन फिर भी एक एक बाउंड्री, एक नेचुरल बैरियर हम जरूर इसको मान सकते हैं। तो ये सारे भारत को मिलने वाले फायदे हैं जो हिमालय से भारत को मिलते हैं। तो आप अब मैं आपको कुछ प्रश्न जो हमने इस वीडियो में समझा है उससे संबंधित मैं आपको पूछता हूं, तो आप इनके जवाब दीजिए और अपना मूल्यांकन कीजिए। सबसे पहला प्रश्न आपके लिए है, हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण किसने किया था? दूसरा, सतलज एवं काली नदी के बीच स्थित हिमालय को क्या कहा जाता है? नेपाल हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? कुमायूं हिमालय की लंबाई कितनी है? हिमालय की हिमानियों को एशिया का वाटर टावर क्यों कहते हैं? भारत के लिए हिमालय का क्या महत्व है? तो आप इन सारे सवालों के जवाब दीजिए। और अगर आपको कुछ चीज इसमें से नहीं समझ में आ रही है तो एक बार इस वीडियो को फिर से देखिए। मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा। हम अगला जो वीडियो आप बनाएंगे वो गंगा के मैदान पर आधारित होगा, तो आप उस वीडियो का इंतजार कीजिए। हम बहुत जल्दी मिलेंगे। अपने आसपास पानी और पेड़ों की रक्षा कीजिए और अपनी पृथ्वी को बचाइए, अपने पर्यावरण को बचाइए। थैंक यू सो मच।